किसी ने हमसे बताया कि रमांशु सर आप लोग के प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है गृह मंत्रालय। तो हमने कहा कि गृह मंत्रालय क्यों स्टडी कर रहा है? तो पता ये करने की कोशिश कर रही है कि क्या जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों में जेएनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या भारत में हो सकता है? क्योंकि भारत में भी जो बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे युवा कहीं न कहीं सरकार के प्रति असंतोष हैं। और ये असंतोष जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्र के आधार पे नहीं है, बल्कि ये युवा के आधार पे। उनके बीच में एक डिवीज़न कैसे क्रिएट किया जा सकता है? क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें जो है, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, एससी-एसटी सब मिलके लड़ रहे थे। तो अभी तक यूनिवर्सिटी आधार पे क्या होता था कि जो बच्चों के बीच में अलगाव था, वो विचारधारा को लेके था कि कोई एनएसयूआई का सपोर्टर है, कोई एबीवी का सपोर्टर है, कोई एसएफआई का सपोर्टर है। लेकिन वो सपोर्टर जो एसएफआई का होता था, उसमें उच्च जाति के लोग भी होते थे, महिलाएं भी होती थी, मुस्लिम भी होते थे, एससी, एसटी, ओबीसी सब होते थे। तो इस युवा को कैसे कमजोर किया जाए? तो मेरे विचारधारा से इन युवाओं को कमजोर करने के लिए शायद ये कानून बनाया गया है, और इसको सलाहकारी नहीं बना के इसको बाध्यकारी बनाया गया है। ये कानून क्यों लाया गया? इसके पीछे की कहानी क्या समझ में आ रही है आपको? आपको क्या लगता है मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक छोटा सा मैं बता दूं कि जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी के, तो उस दौरान बहुत सारे आंदोलन हुए, और सिर्फ आपके बिहार में ही नहीं, भारत की बहुत जगह पे आंदोलन हुए। उस आंदोलन में क्या हो रहा था कि हमें सूचना मिली, तो मार्च की मैं आपको बात बताता हूँ, ये इंटरनल चीजें हैं, कि किसी ने हमसे बताया कि रमांशु सर आप लोग के प्रोटेस्ट से बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा है गृह मंत्रालय। तो हमने कहा कि गृह मंत्रालय क्यों स्टडी कर रहा है? तो पता ये करने की कोशिश कर रही है कि क्या जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों में जेएनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या भारत में हो सकता है? क्योंकि भारत में भी जो बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे युवा कहीं न कहीं सरकार के प्रति असंतोष हैं। और ये असंतोष जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्र के आधार पे नहीं है, बल्कि ये युवा के आधार पे। और जब युवा लड़ता है तो एक साथ मिलकर लड़ता है। और प्रोटेस्ट आंदोलन में भी ऐसा ही हो रहा था कि सारे के सारे हर जाति, हर धर्म को बुला के वहां पे सारा का सारा लड़के आंदोलन कर रहे थे। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर महिला हो, पुरुष हो, सबकी समस्या है। तो उनके बीच में एक डिवीजन कैसे क्रिएट किया जा सकता है? क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें जो है, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, एससी-एसटी सब मिलके लड़ रहे थे। तो अभी तक यूनिवर्सिटी आधार पे क्या होता था कि जो बच्चों के बीच में अलगाव था, वो विचारधारा को लेके था कि कोई एनएसयूआई का सपोर्टर है, कोई एबीवी का सपोर्टर है, कोई एसएफआई का सपोर्टर है। लेकिन वो सपोर्टर जो एसएफआई का होता था, उसमें उच्च जाति के लोग भी होते थे, महिलाएं भी होती थी, मुस्लिम भी होते थे, एससी, एसटी, ओबीसी सब होते थे। अब इसमें कैसे ब्रेकअप किया जाए? तो उसके लिए लगता है कि ये नया कानून सरकार लाई है। क्योंकि देखिए, सरकार का विरोध नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 स्तर पे होता है। पहला जो स्तर है, वो स्तर है कि विपक्ष। तो विपक्ष को सरकार ने लगभग कमजोर कर दिया है। दूसरा, कई लोग मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया ऐसा हो चुका है। और कई बार ऐसे में देखने आता है कि बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी होते हैं जो सरकार के पक्ष में हमेशा बोलते रहते हैं, उनकी कमियों को उजागर नहीं करते, जबकि मीडिया को बोला गया है निष्पक्ष रहने के लिए। तो कई लोग मानते हैं कि मीडिया भी काफी हद तक कमजोर बन जाए। अब तीसरा जो विरोध का बहुत बड़ा आधार बन सकता है, वो बन सकते हैं युवा। तो इस युवा को कैसे कमजोर किया जाए? तो मेरी विचारधारा से इन युवाओं को कमजोर करने के लिए शायद ये कानून बनाया गया है, और इसको सलाहकारी नहीं बना के इसको बाध्यकारी बनाया गया है। चलिए, अंत में आपसे एक सवाल ये लेंगे कि इस कानून में जो संशोधन हुआ है, इसका आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? और जब विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं, समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं? देखिए, कानून का समर्थन है, लेकिन कानून के प्रावधानों का विरोध है। पहले क्या था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता था तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो इस प्रकार के प्रावधान प्लस इक्विटी कमेटी में हर कास्ट, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग होने चाहिए, इसका विरोध। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करने के लिए अगर कानून बनाया गया तो इस कानून का मैं सख्त विरोध कर रहा हूं। लेकिन अगर ये सबके साथ भेदभाव, जैसे सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें सबका साथ तो हो नहीं रहा है। और सबके विकास के लिए अगर चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है तब हम उसके समर्थक है, लेकिन इसमें लग नहीं रहा है कि जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं। चलिए, तो हमारे साथ रमांशु सर थे, और यूजीसी कानून में जो बदलाव हुए हैं उसका क्या इफेक्ट हो सकता है और इसको क्यों लागू किया गया है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। उन्होंने विस्तार तरीके से समझाया है। मुख्य रूप से हम इस बात को इस तरह के समझ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि जेएनजी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इस तरीके का कानून लाया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देशों में सरकार के विरुद्ध में जेएनजी ही उठ खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जेएनजी प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए ऐसे भी देखेंगे कि राजनेताओं ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी लेवल पे सारे के सारे, कई बीच में तो काफी दिन तक बंद रहा था चुनाव, तो जो नेता यूनिवर्सिटी से उभर रहे थे उनको लगभग समाप्त कर दिया गया। और आप यूनिवर्सिटी में अब जाएंगे तो हर छात्र किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ है, और वो सरकार की या तो नीतियों का समर्थक है या विरोधक है, लेकिन एक साथ गलत नीतियों का ना विरोध होता है ना समर्थन होता है।